इस वीडियो में हम लोग रिटोरिक लेकर डिस्कशन करेंगे। सारा रिटोरिक, जितने भी इंपॉर्टेंट रिटोरिक है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे और दो पार्ट में इस पूरा वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि एक पार्ट में सारा रिटोरिक बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी एक साथ सारा दिक्कत आ जाएगा। इसलिए ये फर्स्ट पार्ट में आधा रिटोरिक कवर होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी आधा रिटोरिक कवर होगा। हाँ, पहले मैं बता देता हूँ कि सारा का सारा रिटोरिक तो मैं कवर करूँगा नहीं। जो इम्पोर्टेंट रिटोरिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, वही मैं कवर करूँगा। कि रिटोरिक कुल मिला के ढेर सारे रिटोरिक है, ठीक है, मेजर माइनर मिला के। तो मैं दोनों में से ही जो जो इम्पोर्टेंट है मेन, उसी को आपको समझाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में रिटोरिक करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटोरिक होता क्या है। रिटोरिक इज नथिंग बट अ ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। ऑर्नामेंट यानी गहना, भाषा का गहना। गहना का काम क्या होता है कि इंसान को खूबसूरत दिखाना, इंसान का खूबसूरती में इजाफा करना। ठीक वैसे ही रेटोरिक का भी काम है कि कोई लैंग्वेज को कैसे वो और खूबसूरत तरीके से पेश कर सके। कोई सेंटेंस को हम लोग नॉर्मल तरीके से भी बोलेंगे तो भी उसका मीनिंग वही रहेगा, और रेटोरिकल डिवाइस यूज करके अगर बोलेंगे तो भी उसका मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन दिखने में या सुनने में वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ज़्यादा आकर्षक लगेगा। यही है रेटोरिक का काम, कि लैंग्वेज को खूबसूरत बनाना, हम लोगों का वे ऑफ कम्युनिकेशन को खूबसूरत बनाना, वे ऑफ एक्सप्रेशन को और भी आर्टिस्टिक, एस्थेटिक और इंटरेस्टिंग बनाना। दैट इज द टास्क ऑफ रिटोरिक। ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिटोरिक होते हैं। आइए उसमें से जो सबसे मेन रिटोरिक है उसको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा आने वाला जो दो रिटोरिक है, दैट इज सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली क्या है? सिमिली इज अ डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, यानी सीधा सीधी और साफ तौर से दिखने वाला तुलना। दोनों चीज के बीच में अगर कोई तुलना हो रहा हो और वो साफ साफ दिख रहा हो, साफ साफ दिखने का मतलब क्या है? आपको क्लियर कंपैरिजन वर्ड्स दिख जाएंगे, लाइक दिख जाएगा, एज दिख जाएगा, सेम, सिमिलर टू, ऐसे वगैरह वगैरह कंपैरिजन वर्ड्स दिख जाएंगे। सबसे ज्यादा तो लाइक और एज, यही दोनों सबसे ज्यादा दिखते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो मेरा प्यार जो है, यानी ऑब्वियसली यहाँ बिलवेड का बात किया जा रहा, वो एक लाल गुलाब जैसा है। ठीक है, यानी खूबसूरती को, तो यहाँ मेरे बिलवेड का खूबसूरती को लाल गुलाब के साथ तुलना किया गया है। तो यहाँ आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि बिलवेड और रोज का तुलना किया गया है। ठीक है, और ये क्लियर दिख कैसे रहा? क्योंकि इसमें लाइक वर्ड साफ साफ लिख दिया गया है। लाइक का जगह एज भी होता, सिमिलर टू भी होता, तो भी बात वही रहता। तो सिमिली पहचानने का सबसे आसान उपाय है कि ये कंपैरिजन वर्ड पिकअप करना, जो कि साफ साफ दिखेगा। नेक्स्ट आता है मेटाफर। मेटाफर यानी इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन रहेगा लेकिन वो क्लियर नहीं रहेगा, डायरेक्ट नहीं रहेगा, वो इनडायरेक्ट रहेगा। ठीक है, वो हिडन रहेगा, आपको ऊपर से देख के पता नहीं चलेगा। और ऊपर से देख के पता ना चलने का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे सिमिली में लाइक, एज, सेम ऐसे क्लियर क्लियर वर्ड लिखा रहता था, मेटाफर में ऐसा कोई क्लियर क्लियर वर्ड लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कि वो मेटाफर है? वो आपको आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें दोनों चीज़ में कोई शेयर्ड फीचर होगा जो दोनों में ही कॉमन होगा, उसका थ्रू आपको समझना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी जो विभिन्नता है या विचित्रता है, वो क्या है? जिंदगी में एक मसाले की तरह है। अब यहाँ पे आप पढ़ के इतना तो समझ पा रहे हो कि यहाँ वैरायटी को कोई ना कोई एक एंगल से मसाले के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी यहाँ पे लाइक, एज, सिमिलर, सेम ऐसा कोई स्पष्ट वर्ड नहीं है जिससे कि आप स्पष्टता या क्लियरली समझ सको कि ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो आप किस हिसाब से कंफर्म करेंगे कि ये मेटाफर है? क्योंकि वैरायटी और स्पाइस दोनों में ही एक कॉमन खासियत है। खासियत क्या है? कि वो दोनों ही इंटरेस्टिंग बना देता है। वैरायटी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बना देता है, और स्पाइस या मसाला खाने को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे मसाला बगैर आप खाना बनाएंगे तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। वैसे लाइफ में से अगर आप वैरायटी को हटा देंगे, लाइफ में सेम ही चीज़ हमेशा रहेगा, तो लाइफ में भी आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, लाइफ भी अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग सा हो जाएगा। तो इस लिहाज से वैरायटी और स्पाइस सिमिलर है। एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, कि जो रेगिस्तान है उसका जहाज कौन है? ऊंट। तो अब यहाँ जहाज और ऊंट में कंपैरिजन किया गया, लेकिन ये हिडन कंपैरिजन है क्योंकि इसमें लाइक एज कुछ नहीं है। लेकिन दोनों में शेयर्ड खासियत क्या है? कि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है। जैसे पानी में जहाज ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे रेगिस्तान में ऊंट ट्रांसपोर्ट करता है।
तो इस तरीके का जो कंपैरिजन है जिसमें लाइक एज ऐसा कोई वर्ड डायरेक्ट नहीं होगा बट हिडन कंपैरिजन होगा, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप नॉन ह्यूमन चीज़ों में आप ह्यूमन क्वालिटीज़ या पर्सनल क्वालिटीज़ डालते हो। ठीक है, नॉन ह्यूमन यानी ये कोई क्रीचर भी हो सकता है, जैसे पशु पक्षी भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है, घर बारी माटी कुछ भी, एनीथिंग। ओके, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी हो सकता है। तो इंसान छोड़ के कुछ भी गैर इंसानी कोई भी चीज़, चाहे वो जीवित हो या वो जीवित ना हो, उन सब चीज़ों को जब एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, इंसानी खूबियाँ उसमें डाला जाता है, तो उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए, द विंड केयर्स हर रोजी चीक्स। तो हवा जो है वो उसके गुलाब जैसे गालों को प्यार कर रहे हैं। अब जाहिर सा बात है कि हवा क्या प्यार कर सकता है? हवा के पास तो कोई शरीर ही नहीं है, वो कैसे प्यार करेगा? प्यार करना तो इंसान का खासियत है ना। तो यहाँ पे हवा एक नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वो एक व्यक्ति है, जैसे वो एक पर्सन है। ठीक, जैसे एक व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति को प्यार कर सकता है, वैसे हवा भी प्यार कर रहा है। अब यहाँ हवा प्यार करना मतलब क्या है? जस्ट हवा उसका गाल को छू के निकल रहा है, उसी को थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस में पेश किया गया। या फिर एक दूसरा तरीके का उदाहरण देख लीजिए, डेथ ऑलवेज रीप्स हिज हार्वेस्ट। यानी मौत हमेशा उसका जो फसल है उसको काट ही लेता है। अब मौत का फसल यानी क्या? यानी हम लोग इंसान। ठीक है, हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको मरना है ही एक दिन, और जिसका जब मरने का टाइम आएगा मौत ठीक आके उसको ले ही जाएगा। उसके सामने कोई एक्सक्यूजेस, कोई डिनायल नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ डेथ खुद एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। डेथ के पास कोई बॉडी नहीं है, डेथ को हम लोग देख नहीं सकते, तो डेथ कैसे फसल काटेगा? है ना, फसल काटना तो इंसानी खूबी है, और डेथ तो इंसानी चीज़ है नहीं, वो गैर इंसानी एक आइडिया है। लेकिन उसका बावजूद डेथ को एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया, तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये आपका मतलब कोई 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये जनरली देखा जाता है कि जब कोई गैर इंसानी चीज़ को पर्सनल एट्रीब्यूट दिया जाता है तो उसको कैपिटलाइज जनरली किया जाता है, उसका फर्स्ट लेटर को। देखिए, विंड का डब्ल्यू भी कैपिटलाइज्ड है, डेथ का डी भी कैपिटलाइज है। चलिए, डेथ को तो वो मतलब सेंटेंस का शुरुआत में आ रहा है तो उसको तो कैपिटलाइज होना ही होना है। इसलिए आप सिर्फ कैपिटलाइज देख करके इंश्योर तो नहीं कर सकते, बट हाँ, ये आपको पहचान करने में थोड़ा सा मदद कर सकता है, डबल चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिर आता है मेटोनिमी और सिनेक्डॉकी। देखिए, ये दोनों काफ़ी वाइड कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब दोनों में काफ़ी सारा सब पॉइंट्स आते हैं। अब उतना डिटेल्स में बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। अगर इन दोनों का सारा सब टॉपिक आपको जानना है या बढ़िया से इसका पहचान करना है, तो इसमें मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना के रखा है। मेटोनिमी पे भी अलग से डिटेल कवर करके रखा है, सिनेक्डॉकी पे भी अलग से कवर करके रखा है। वो मेरा चैनल में फिगर ऑफ स्पीच नाम का एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारा मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख ले सकते हैं। फिलहाल आप शॉर्ट में समझ लीजिए। मेटोनिमी होता है कि जब आप कोई एक चीज को समझाने के लिए उस चीज से रिलेटेड कोई दूसरा चीज को लिखते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। ऐसे आप नहीं समझे, मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। मतलब जो कलम है वो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। अब जाहिर सा बात है, यहाँ पे पेन लिखा तो गया है, लेकिन यहाँ किसको समझाया जा रहा है? राइटर को। ठीक है, जो लेखक है, जो लिखते हैं, जो क्रिएटर्स है। और यहाँ स्वॉर्ड यानी तलवार नहीं, तलवार जो इस्तेमाल करते हैं यानी जो फाइटर है, जो सोल्जर है, ठीक है, उनको बताया गया है। तो जो लेखक है या जो क्रिएटर्स है, जो मतलब लिखते हैं, उनके पास ज़्यादा ताकत है, या वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रादर देन सोल्जर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लोग तो बता ही सकते थे कि द राइटर इज माइटियर देन द फाइटर, या द राइटर इज माइटियर देन द सोल्जर, बोल ही सकते थे। लेकिन उसका जगह पेन यूज किए, तो पेन यहाँ पे राइटर से रिलेटेड है ना, और स्वॉर्ड भी यहाँ पे सोल्जर से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट राइटर ना बोल करके उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड पेन इस्तेमाल किया, डायरेक्ट सोल्जर ना बोल के उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड स्वॉर्ड इस्तेमाल किया। यही है मेटोनिमी, कि जो चीज़ को समझाना है डायरेक्ट वो वर्ड यूज नहीं करके उससे रिलेटेड एक दूसरा वर्ड यूज किया जाएगा। वो आपको समझ लेना होगा कि रिलेटेड है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, स्विफ्टली फ्लाइज द फेदर डेथ, कि तेजी से उड़ रहा है फेदर वाला मौत। अब जाहिर सा बात है, मौत तो खुद एक गैर इंसानी चीज़ है, उसके पास पंखा कहाँ से आ गया, फेदर कहाँ से आ गया? तो यहाँ एरो का बात किया जा रहा है, तीर का बात किया जा रहा है। तीर जैसे धनुष से छूटता है तो उसका जो तीर के पीछे थोड़ा सा हल्का सा फेदर जैसा लगा हुआ है, वो एकदम तेजी से चलता है ना, तो उसी को यहाँ डायरेक्ट एरो नहीं बोल करके डेथ कहा गया। अब जाहिर सा बात है कि एरो और डेथ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये मेटोनिमी कहलाएगा कि डायरेक्ट वो एरो वर्ड यूज न करके एरो से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड यूज किया गया।
अब मेटोनिमी कैसे समझेंगे, जैसे मेटोनिमी का कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ जैसे ब्रैकेट में लिख दो कि सिंबल सिंबलाइज, जैसे आपका थ्रोन, ठीक है, थ्रोन हो गया आपका राजा या राजत्व या राज क्षमता उसका सिंबल, तो डायरेक्ट जहाँ राज क्षमता मेंशन करना होगा वहाँ पे सिर्फ थ्रोन भी लिख देगा तो आपको समझ लेना है कि मेटोनिमी है। कंटेनर कंटेन्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए ही ड्रैंक द फेटल कप, ठीक है, उसने मौत लाने वाली कप पिया। अब जाहिर सी बात है पूरा कप तो वो गटक नहीं सकता, कप का अंदर जो कुछ रहा होगा, चाय पानी जो भी होगा जिसमें वो जहर मिलाया होगा वो पिया होगा, तो ये होगा कंटेनर कंटेन। फिर कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट ये सेकंड वाला उदाहरण है फेदर डेथ की, कॉज है एरो और इफेक्ट है डेथ, तो कॉज का जगह पे इफेक्ट का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया। प्लेस प्रोडक्ट, तो ये ढेर सारे है, अगर डिटेल में जानना है तो वो लॉन्ग वाला वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट सिनेक्डकी, सिनेक्डकी क्या है, ये है कि एक बड़ा टर्म को समझाने के लिए उससे छोटा एक टर्म यूज़ किया जाता है। यहाँ बड़ा छोटा मतलब मैं शब्द का लेंथ का बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा शब्द बड़ा शब्द का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मीनिंग का बात मैं कर रहा हूँ। मतलब एक बड़ा मीनिंग वाला कंसेप्ट और उसके अंदर आने वाला छोटा छोटा मीनिंग वाला कंसेप्ट। तो जब बड़ा मीनिंग वाला कंसेप्ट को समझाने के लिए छोटा कंसेप्ट को लिखा जाता है, या वाइस वर्सा यानी उसका उल्टा, छोटा मीनिंग वाला कंसेप्ट को समझाने के लिए बड़ा कंसेप्ट लिखा जाता है, तो उसको सिनेक्डॉकी कहा जाता है। इसका भी ढेर सारा सब पॉइंट है, उदाहरण से समझिए, समझ में आएगा। आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच, अब यहाँ पे समझाने का कोशिश ये किया जा रहा है कि मैं इंसानों के पहुंच का बाहर हूँ, लेकिन इंसान लिखने की जगह यहाँ इंसानियत लिखा गया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज किया गया है, बट यहाँ मीनिंग है कॉन्क्रीट आइडिया, ह्यूमन, ठीक है। आई एम आउट ऑफ ह्यूमन्स रीच, ये कहने का मकसद है। फिर दिस कंपनी पेज 200 हेड्स पर मंथ, यानी ये कंपनी हर महीना 200 सिर को सैलरी देता है। जाहिर सा बात है सिर्फ कटा हुआ सिर तो काम करने आएगा नहीं, यहाँ इंसानों का बात किया जा रहा है कि हर महीना 200 आदमी को मतलब पे करना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, 200 आदमी काम करता है। तो यहाँ 200 मेन या पर्सन्स या ह्यूमन बींग्स ना बोल करके जस्ट हेड बोला गया, यानी पूरा ह्यूमन को नहीं फिगर आउट करके जस्ट उसका एक पार्ट यूज किया गया है ना। तो इस तरीके का होता है सिनेक्डकी, यहाँ पूरा होल समझाने के लिए कभी पार्ट बताया जाएगा या पार्ट के लिए होल समझाया जाएगा, ठीक है। स्पीशीज जीनस होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आई हैव प्लेंटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, मेरे पास ढेर सारा सोना और ये है डायमंड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मेरे कहने का मकसद है कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास मनी है, रिचेस है, वेल्थ है। अब वेल्थ हो गया एक बड़ा कंसेप्ट, उसका अंदर एक छोटा कंसेप्ट हो गया सिल्वर गोल्ड रुपी सब जो भी कह ले, तो इस तरीके का होता है सिनेक्डकी, ठीक है। अगर ज़्यादा समझना है तो लॉन्ग वीडियो से आप और बेहतर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइपैलेज, हाइपैलेज का दूसरा नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये नाम क्यों है आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। एपिथेट का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, या एकदम आम तौर से हम लोग एडजेक्टिव जिसको समझते हैं, ठीक है, विशेषण, ठीक है ना। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी आपका जो एडजेक्टिव है वो जहाँ बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठ करके वो ट्रांसफर होकर कोई दूसरा शब्द का बगल में जाके बैठ जा रहा है, उसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाइपैलेज। फिर से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे, ये एक्चुअली ग्रे का लिखा हुआ एलिजी रिटर्न कंट्री चर्च, बहुत फेमस पोएम, उसका एक हिस्सा है, ठीक है, उसका एक लाइन है। तो जो प्लाउमैन यानी फार्मर है वो क्या कर रहा, वो घर जा रहा, थका हारा रास्ते से वो घर जा रहा। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, रास्ता तो इंसान है नहीं, थकना तो इंसानी फितरत है ना, इंसान ना थकेगा, रास्ता कैसे थक सकता है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो एक्चुअली यहाँ पे द प्लाउमैन इज वेरी, ठीक है, नॉट द वे, यहाँ पे रास्ता थका हुआ नहीं है, प्लाउमैन खुद थका हुआ है। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, द वेरी प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वे, ये ना लिख करके क्या लिखा गया, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे। तो यहाँ पे वेरी को प्लाउमैन के आगे नहीं बिठा करके वे के आगे बिठा दिया गया, यही है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी एडजेक्टिव जहाँ बैठना चाहिए वहाँ से हट करके कोई और जगह बैठ रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपैलेज और ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूजन। एल्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंट इंपॉर्टेंट भी है। एल्यूजन तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझा दे रहा हूँ। ये एकदम मोटा मोटा बात समझिए, एल्यूजन मतलब रेफरेंस, बस इतना, रेफरेंस। अब कोई भी चीज़ का रेफरेंस होता है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में रेफरेंस हो सकता है, कोई रिलीजियस थीम के बारे में रेफरेंस हो सकता है, कोई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, कोई लिटरेचर के बारे में कोई रेफरेंस हो सकता है, कोई मिथोलॉजी के बारे में कोई रेफरेंस हो सकता है, या कोई भी तरीके का कोई इंपॉर्टेंट आइडिया, कोई पॉपुलर आइडिया या कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन के प्रति रेफरेंस अगर दिया गया कोई लाइन का थ्रू, कोई वर्ड का थ्रू, कोई फ्रेज का थ्रू, तो वो कहलाएगा अल्यूशन। फिर से एग्जांपल समझिए,
लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, ये आपका टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एंड्रयू मार्वेल का एक बहुत फेमस मेटाफिजिकल पोएम है, उसका एक लाइन है, लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। यहाँ पे एक प्रेमिक उसके प्रेमिका को बता रहा है कि मैं तुम्हें फ्लड से 10 साल पहले से प्यार करना चालू करूंगा। ठीक है, अब यहाँ ये वर्ड फ्लड एक अल्यूशन है किसके प्रति, द ग्रेट डिल्यूज के प्रति। ये एक बिब्लिकल मिथ है, ठीक है, बाइबल के अनुसार कि वर्ल्ड का क्रिएशन जब हुआ था उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लावन आया था जिसमें सारा सृष्टि तहस नहस हो गया था, सारा कायनात खत्म हो गया था, बस एक नोआ बच गए थे और उनका एक कश्ती बच गया था, नाव। तो उस नाव में नोआ ने क्या किया था कि सारा दुनिया में जितना स्पीशीज है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इंसान, सबका एक एक सैंपल ले लिया था, ताकि जो प्लावन का बाद जब धरती शांत हो जाए तब वो दोबारा से हर स्पीशीज को दोबारा से जिंदा कर सके, आगे बढ़ा सके, धरती को दोबारा आबाद कर सके। तो ये ग्रेट डिल्यूज एक बिब्लिकल मिथ है। तो ये फ्लड वर्ड का जरिए वो कोई साधारण फ्लड को नहीं बल्कि वो बिब्लिकल फ्लड ग्रेट डिल्यूज को बताया जा रहा है। तो ये होता है अल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीथेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एंटीथेसिस है कि जब दो ऑपोजिट आइडिया या दो ऑपोजिट स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है फॉर एम्फेसिस, यानी जोर देने के लिए या उसका इंपॉर्टेंस को ज्यादा बढ़ाने के लिए। समझिए एग्जाम्पल से, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू अर मतलब गलती करना इंसानी फितरत है, माफ कर देना डिवाइन, दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू गॉड, दैट्स अ गॉडली थिंग। ठीक है, वो ईश्वर का बात है, ऊपर वाले का फितरत है माफ कर देना, और गलती करना इंसान का फितरत है। तो यहाँ पे देखिए दो कंट्रास्टिंग आइडिया है, दो ऑपोजिट आइडिया है। एक आइडिया क्या है कि गलती करना इंसान का फितरत है, ठीक है, इसका ऑपोजिट आइडिया क्या है कि माफ कर देना ऊपर वाले का फितरत है। तो ये दोनों आइडिया को एक साथ कंबाइन किया जा रहा है कि जस्ट एक दूसरे को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, पूरा सेंटेंस को एक एम्फेसिस देने के लिए। इसको कहा जाता है एंटीथेसिस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो और फिगर ऑफ स्पीच है, उसको ध्यान से समझिएगा, एंटीथेसिस के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है एपिग्राम। कोई कोई इसको पैराडॉक्स भी कहते हैं, आप एक एपिग्राम भी कह सकते हैं, पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, जैसा आपका मन। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऊपर ऊपर देख के तो आपको थोड़ा सा इलॉजिकल या थोड़ा सा ऑब्सक्योर टाइप का लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा बात कर दिया, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पहले देख के ऐसा लगेगा, लेकिन आपको उसको ध्यान से सोचेंगे तो उसके अंदर डीप मीनिंग आपको मिलेगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ये अगेन पीबी शेली का टू अ स्काईलार्क पोएम, बहुत फेमस रोमांटिक पोएम है, उसका एक लाइन ये है, ठीक है, कि हम लोग का सबसे बेहतरीन, सबसे मीठा संगीत वही है जो सबसे दर्दनाक, सबसे दुख वाला सोच का बारे बात करता है। आप थोड़ा सा अगर रियल लाइफ के बारे सोच के देखें तो ये बहुत गलत आपको, हाँ, पहली पहली बार देख के लगेगा कि अगर सबसे मीठा सॉन्ग है तो जाहिर सा बात है कुछ खुशी का बारे ही बता रहा होगा, प्यार के बारे ही बता रहा होगा। अगर दर्दनाक चीज़ के बारे बता रहा है तो वो स्वीट सॉन्ग कैसे हो सकता है? चलेगा ना, एक बार पढ़ के लगेगा कि बड़ा अजीब सा बात है, इलॉजिकल बात है, दिमाग में तो फिट आ नहीं रहा। लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सबसे दर्दनाक जो एक्सपीरियंस होता है या जो सैड फीलिंग्स होता है या जो ट्रेजिडी होता है, उसी को या उसी में से सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक या एस्थेटिक चीज़ निकल के आता है। आप देखेंगे इसीलिए आदमी सैड सॉन्ग्स को पसंद करते हैं। क्यों? अगर उसमें सिर्फ दुख और दर्द ही है तो आदमी तो उसको सुनना ही बंद कर दे, लेकिन उसको आदमी कितना आदमी सुनता है ना। ट्रेजिडी, शेक्सपियर का ट्रेजिडी, कितने आदमी मतलब आज तक ऐसे होंगे जो शेक्सपियर के जैसे ट्रेजिडी लिख सके होंगे या शेक्सपियर के ट्रेजिडी से बेहतर कोई कॉमेडी, मतलब मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ कि शेक्सपियर के ट्रेजिडी से बेहतर कॉमेडी कभी हो नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर आप पॉपुलर डिमांड देखिए तो शेक्सपियर के ट्रेजिडी को लोग कॉमेडी से जनरली ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? उसमें भी तो दुख है, उसमें भी तो दर्द है, लेकिन वो इतना क्राफ्टली डिज़ाइन किया गया है, वो इतना बढ़िया तरीके से वो पेश किया गया कि वो आदमी का, हर आदमी का अंदर वो एक दुख दर्द छुपा हुआ रहता है। जब उसमें जाके वो अपील करता है ना तो उसको वो कनेक्ट करने में ज़्यादा सुविधा होता है। तो ये है उसका डीप मीनिंग। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आवर एंटागनिस्ट इज आवर हेल्पर। एंटागनिस्ट का मतलब होता है कि विलन टाइप का, जो आपका हर काम में आपको बाधा दे, हर काम में आपको रोक टोक लगाए। ठीक है, तो आपको पढ़ के लगेगा अरे भाई ये हेल्पर कैसे, ये तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप सोचिए कि वो आदमी जो हमेशा आपका कुछ ना कुछ गलती निकाल रहा है, जो हमेशा आपका काम में कोई ना कोई तरीके की बाधा सृष्टि कर रहा है, आपका दुश्मन है, तो उससे तो आप ये सीखेंगे ना कि लाइफ में आपको क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन जगह आप गलती कर रहे हैं, तो और उसको मुकाबला करने के लिए आप खुद को और ज़्यादा सुधारेंगे। तो एक तरीके से वो आपका हेल्पर हुआ ना, आपको बेटर करने में, वो इंप्रूव करने में मदद किया ना। तो ये होता है पैराडॉक्स या एपिग्राम की। देखने में लगेगा इलॉजिकल है, लेकिन एक्चुअली वो डीप मीनिंग रहता है। अब आखिरी जो है, आखिरी मतलब ऑब्वियसली ये सेम रिलेटेड, देखिए ऑपोजिशन रिलेटेड ये तीन आपका फिगर ऑफ स्पीच है। एक सबसे पहले हम लोग पढ़े कि
एंटीथेसिस जिसमें दोनों अपोजिट आइडियाज एक साथ कंबाइन होते हैं। फिर पढ़े हम लोग एपिग्राम या पैराडॉक्स जिसमें सेंटेंस थोड़ा इलॉजिकल लगता है बट डीप मीनिंग उसमें एक्चुअल में रहता है। और ये तीसरा वाला वो भी अपोजिशन रिलेटेड, ये है ऑक्सीमोरन। ये पहचानना सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें जक्सटापोजिशन ऑफ टू ऑपोजिट्स वर्ड्स होते हैं। जक्सटापोजिशन का मतलब क्या है कि एक साथ रहना, एकदम साइड बाय साइड रहना, चिपके रहना एक दूसरे के साथ, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स रहेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं, द वोल्केनिक इरप्शन इज टेरिबली ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स है ना, एक टेरिबली और एक ब्यूटीफुल, ये दोनों वर्ड एकदम एक साथ बगल बगल में है, साइड बाय साइड चिपके हुए हैं और ऑपोजिट भी है, क्योंकि जो चीज़ सुंदर है वो खतरनाक कैसे हो सकता है, और अगर कोई चीज़ खतरनाक है तो वो सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा। द वोल्केनिक इरप्शन, जब कोई यानी वोल्केनो फूटता है, उससे जब लावा निकल के आता है, तो एकदम आप सोचिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ घना रात का अंधेरा है और बीच में से वो लावा फूट करके निकल रहा, तो उसमें से गैस भी निकलेगा, जैसे लावा का पूरा ऊपर उठ के एक पिलर जैसा खड़ा होगा, आग का एकदम ऑरेंज रेडिश कलर, तो वो देखने में तो सुंदर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो काफ़ी विध्वंसी भी है, वो खतरनाक भी है। तो एक ही साथ उसमें दोनों क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा जिसमें दोनों ऑपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के जस्ट बगल में चिपके रहेंगे, वो हो जाएगा ऑक्सीमोरन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको कोई आइडिया या कोई ऑब्जेक्ट का मतलब पढ़ाव बढ़ते हुए नजर आएगा, ठीक है। उसमें आपको एलिवेशन नजर आएगा, वो धीरे धीरे एक स्टेप करके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। जैसे पहले कोई छोटा चीज़ का बारे बताया जाएगा या कोई छोटा आइडिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बेहतर, फिर उससे आगे और बड़ा या और बेहतर कोई आइडिया या कोई ऑब्जेक्ट का बारे बताया जाएगा, धीरे धीरे करके ग्राफ उसको ऊपर चढ़ेगा। ये है क्लाइमैक्स, ठीक है। और इसका ठीक ऑपोजिट है एंटी क्लाइमैक्स। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पहले बड़ा या बेहतर अच्छा कोई चीज़ के बारे बताया जाएगा, फिर उससे थोड़ा कम या थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंफीरियर, फिर एकदम कम या एकदम ऑर्डिनरी, ठीक है। क्लाइमैक्स का उदाहरण देख लीजिए, अ हार्ट टू रिजॉल्व, अ हेड टू कंट्राइव एंड अ हैंड टू एग्जीक्यूट। यानी एक दिल होना चाहिए जो कि पहले डिटरमाइन करे, प्रतिज्ञा करे, फिर एक दिमाग, एक बुद्धि होना चाहिए जो आपको कंट्राइव करे, यानी सब चीज़ प्लान परिक्रमा करे, और अ हैंड टू एग्जीक्यूट, और आपका दिमाग जिस हिसाब से प्लान किया, आपको हाथ को उसी हिसाब से उसको अंजाम देना है, आपको आखिरी में वो काम करके दिखाना है। तो धीरे धीरे एक स्टेप करके ऊपर बढ़ना। सबसे पहले आपको नियत करना है कोई चीज़ करने का, फिर उसका प्लान बनाना है दिमाग लगा के, फिर उसको अल्टीमेटली वो प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बढ़ा, तो ये होगा क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का उदाहरण क्या होगा? नो लाउडर श्रीक्स टू पीटिंग हेवन आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स और व्हेन लैपडॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट। ये एक्चुअली रेप ऑफ द लॉक, ये अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ बहुत ही फेमस मॉक एपिक पोएम है, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक उसका एक लाइन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हस्बैंड्स या फिर लैप डॉग्स उनके आखिरी सांस लेते हैं, तो उससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ और कोई आसमान तक नहीं पहुंचता, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, पहले हस्बैंड का बात किया गया, फिर लैप डॉग्स का। अब आप ही सोचिए, कहाँ हस्बैंड, कहाँ लैप डॉग, है ना, कहाँ कुत्ता और कहाँ पति, दोनों का कोई मेल है? हाँ, अब थोड़ा सा आयरॉनिकली देखें तो मेल है भी, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो हस्बैंड्स तो ह्यूमन बींग्स है ना, उनका दर्जा काफ़ी ऊपर है और उससे कुत्ता काफ़ी नीचे है। तो पहले ऊंचा चीज़ का बात किया, फिर नीचा चीज़ में चल गया, तो ये हो गया एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या है? ये वो एपोस्ट्रॉफी मार्क नहीं है पंक्चुएशन वाली, ये दूसरा एपोस्ट्रॉफी है। ये है एड्रेस करना। एड्रेस यानी किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, किसी को पूछना, इसको कहा जाता है एड्रेस। जैसे मान लीजिए मैं आपको बुला रहा हूँ कि, जैसे मान लीजिए आपका नाम है नयन, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ अरे नयन कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने जो आपका नाम पढ़ के आपको पुकारा, इसको कहा जाता है एड्रेस, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी भी एक एड्रेस है, अ शॉर्ट एंड इम्पैशन एड्रेस टू। लेकिन समझना पड़ेगा किसको एड्रेस करेंगे तब एपोस्ट्रॉफी होगा। डेड और एब्सेंट पर्सन, या तो आप कोई जो अभी मर गया है वैसा कोई व्यक्ति, या अभी जो प्रेजेंट नहीं है वैसा कोई व्यक्ति को अगर आप एड्रेस कर रहे हो, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग या नेचुरल थिंग को एड्रेस कर रहे हो, तब ये कहलाएगा एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, या तो नेचुरल कोई चीज़ या नॉन लिविंग कोई चीज़ या फिर कोई डेड और एब्सेंट पर्सन, इनमें से किसी को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी। जैसे एग्जांपल देखिए, रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल। तो यहाँ पे ओशन को बुलाया जा रहा है कि हे गहरा और घना नील ओशन, सागर, तुम रोल करते जाओ, तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम ऐसे ही बहते जाओ। तो यहाँ ओशन को पुकारा जा रहा है। ओशन क्या एक नेचुरल थिंग है, तो ये हो गया अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? ये थोड़ा सा आपका पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड है। ये अगर कोई
नेचुरल चीज़ या कोई नॉन लिविंग थिंग अगर ह्यूमन एक्शन या फीलिंग के साथ हमदर्दी जता रहा है, हमदर्दी भी जता सकता है या उसका विरोध भी कर सकता है। सिंपैथी यानी हमदर्दी, या एंटीपैथी यानी विरोध, ठीक है, दोनों ही कर सकता है। या तो वो उसका साथ देगा या तो उसका अगेंस्ट जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तरीके से वो ह्यूमन फीलिंग्स या एक्शंस के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा। तो इस चीज़ को पैथेटिक फैलेसी कहेंगे। जैसे अर्थ फेल्ट द वुंड, यानी जो धरती है उसने जख्म को महसूस किया। जख्म यानी ऑब्वियसली कोई इंसान का ही जख्म को महसूस किया। तो ये महसूस करना मतलब क्या, वो भी उसके साथ हमदर्दी जताए, वो भी उसके साथ वो जख्म का दर्द को सहा, उसको समझा, तो दैट इज सिंपैथी। एंटीपैथी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाइपरबोल। हाइपरबोल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपको एक ना एक हाइपरबोल तो दिखने को मिल ही जाएगा। हालांकि ये बहुत आसान चीज़ है, समझिए। हाइपरबोल भी कहा जा सकता है, एग्जेजरेशन भी कहा जा सकता है। बेसिकली ये है क्या, ये है कोई भी आप स्टेटमेंट या आइडिया को अगर वो जितना एक्चुअली में दिख रहा है या जितना एक्चुअली में वो है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप उसको पेश करते हो। बढ़ा चढ़ा के इन द सेंस आप थोड़ा उसको ग्रेटर तरीके से भी मतलब कर सकते हो, पेश कर सकते हो, या लेसर तरीके से भी पेश कर सकते हो। मतलब वो एक्चुअली में जितना बड़ा है उससे और ज़्यादा बड़ा ताकतवर दिखाना, या वो एक्चुअली में जितना छोटा या जितना खराब है उससे और ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बुरा दिखाना। कोई ना तरीके से, किसी ना किसी तरीके से उसको रियलिटी से ज़्यादा इंक्रीज करके दिखाना, इन रियलिटी से ज़्यादा इन्फ्लेट करके दिखाना, यही होता है हाइपरबोल या एग्जेजरेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मिलियंस ऑफ लायंस, की लाखों लाखों शेरों से ज़्यादा ताकत तो उसमें है। तो जाहिर सा बात है, ये फालतू बात है। एक शेर का सामने पड़ जाए तो उसका जिंदा चबा जाएगा, तो लाखों शेर का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो देख के ही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए। तो ये होता है हाइपरबोल या एग्जेजरेशन, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं तक समाप्त रखते हैं। नेक्स्ट बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।